देखो इधर OH है, मतलब HO लिख देते हैं, OH होता है क्योंकि बंद O से बना होता है ना, तो फिलहाल अगर जो ऐसा लिखते हो तो OH ही लिख दो, एक ही बात है। कोई कहे H2SO4 की संरचना कितने क्षारीय होती है, या H2SO4 कितने क्षारीय होते हैं? कैसे पहचान पड़ रही है? तो वैसे ये फास्फोरिक अम्ल में बताया था कि कैसे क्षारीय की पहचान होती है। तो द्विक्षारीय होता है, एक बंद की लंबाई 157 और 143 होती है। एक 157 पिकोमीटर, 143 पिकोमीटर। हो गया यहाँ तक? उपयोग हो गए थे इसके उपयोग? हाँ, वही औषधि बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, दवाइयों में, अपना आप कैसे कर लोगे? अल्कोहल सब बनाने में। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हाँ, हाँ भाई, क्या लिख रहा है ये? सूत्र बताओ, बता। SPO2 बता रहे हैं, बता। हाँ, SO2 बता रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, हेडिंग है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल खत्म हो गया है, अब सल्फर डाइऑक्साइड आ रही। ये गैस होती है और इसे अगर जो ज़्यादा सूंघ देना तो दम घुटने से मौत हो जाती है। सूंघते ही गला घुटने सा लगता है इसे। सांस रुकी सी लगने लगती है। मजा आता होगा। ऐसे जैसे ज़्यादा सूंघेंगे या जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और वहाँ तुम हो गए तो जाहिर सी बात है वहाँ मौत होने की संभावना पूरी रहती है। ऐसे होती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, हंसने वाली गैस होती है। अगर देखो, अगर नाइट्रस ऑक्साइड वाले चैम्बर में, किसी रूम में किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो वो हंसते हंसते मर जाएगा। उसे पता नहीं चलेगा, हंसते हंसते इतना हंसेगा कि हंसते हंसते मर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो क्या होता है, थिनर में नशा होता है क्योंकि वो अल्कोहल और फिनॉल का ही मिश्रण होता है। और थिनर छोड़ो, अब जो लोग ज़्यादातर नशे के लिए करते हैं, जो सिलोचन ट्यूब होता है ना, वो तक में भी होता है। अब तो वो कोडीन, देखो दरअसल अल्कोहल के ना नाम बदल दिए हैं। अब खांसी की शीशियों में भी अल्कोहल आता था। अब अल्कोहल पहले लिखा होता था मेथेनॉल, एथेनॉल वगैरह कुछ लिखा होता था, अब उन्होंने कोडीन कर दिया है। कोडीन, कोडाइन वगैरह, मतलब नाम बदल दिए हैं, या ई के रूप में कोडिंग कर दिया है। ई इतने 600 इतना, ई 412 है, उनकी कोडिंग होती है। कोडिंग देखनी पड़ती है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ कर दी है कि अब एकदम से किसी के समझ में नहीं आएगा, नॉर्मल व्यक्ति के नहीं आएगा। चॉकलेट होती है, चॉकलेट में कुछ ना ऐसा होते हैं वेज नॉन वेज, ऐसा चॉकलेटी फ्लेवर होते हैं। तो अब जैसा ऐसा होता है ना कि वेज नॉन वेज, अब जो लोग चिप्स खाने वाले तो उन्हें पता चला यार इसमें तो कहीं ऐसा पदार्थ मिला हुआ है कि इसमें नॉन वेज है, तब उन्होंने लिखना ही बंद कर दिया। उस पर फैट वैट कुछ नहीं लिखते, अब नंबर लिख देते हैं ऐसा करके, ई 630, ई 632। अब तुम ध्यान से देखोगे ई 422 ऐसा करके, तो इनके सबके कोड होते हैं। इनमें से एक कोड का मतलब भी होता है कि मीट वगैरह, कोई भी मीट हो सकता है, किसी भी इसका कोई भी इसमें मीट आ जाता है। 632 का मतलब हो सकता है 630 का, या 622 का कुछ और दवाई हो सकती है। तो अब उन्होंने कोडिंग करनी शुरू कर दी है किसी भी रैपर पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपने जो चीज़ इसमें मिलाई है वो दिखानी पड़ेगी। नहीं, रेड ग्रीन का तो उससे ही आ जाता है कि हाँ, वेज नॉन वेज का बदल जाता है, और नेचुरल का उसका ही बदल जाता है कि आयुर्वेदिक या नेचुरल है या वैसे है, कृत्रिम रूप से बनाई गई है। तो फिलहाल अब इतना ज़्यादा डीपली कर दिया है कि कोई आदमी ये सोचे कि मैं ज़िंदगी भर नॉन वेज ये वेजिटेरियन रहूँ तो रहना संभव नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ों में मिलावट आ रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते यार इसमें भी नॉन वेज वाली कोई चीज़ हो सकती थी। मतलब एक नॉर्मली जो बिस्किट आते हैं, जो भी कोई चाय से सुबह शाम बिस्किट खा लेते हैं, वो उनमें भी अंडा वगैरह आता है। अब इंटीग्रेंट क्या मिला दिया है उसमें, प्रोटीन लिख देंगे सिर्फ,
अब वो प्रोटीन कहाँ से मिला, अंडे से मिला, कहीं से अलग से फाइबर प्रोटीन आया है, कहाँ से आया पता नहीं चलेगा किसी को। और नॉर्मली जितने भी बिस्किट वगैरह होते हैं जिनमें फुलाव आता है या जो सेक के बनाए जाते हैं उनमें सब में अंडा होता है। अब कोई ये कहेगा नहीं भाई साहब मैं बिल्कुल वेजिटेरियन रह सकता हूँ, सारी ज़िंदगी में रह नहीं सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल हुई आती हैं, कह नहीं सकते कुछ भी। और ये सब केमिकल है। केमिकल देखो कोई सी भी चीज़ है, एक तो उसका नॉर्मल नाम होता है, एक उसका अंग्रेजी नाम होता है, एक उसका साइंटिफिक नाम होता है, समझ गए। तो अलग अलग एक ही चीज़ के 3-3 4-4 नाम होते हैं। अब कोई आदमी नॉर्मल नाम देख लेगा, इंग्लिश नाम देख लेगा, साइंटिफिक नाम कैसे देख लेगा। और ये तुमने देखा भी होगा, जो आदमी का नाम हो गया मैन हो गया, लेकिन बायोलॉजिकल नाम उसे कुछ और होता है। ऐसी अलग अलग चीज़ों के पदार्थों के नाम आते हैं, होमो सेपियन वगैरह जो भी है। तो अलग अलग प्रजातियों के साइंटिफिक नाम अलग होते हैं, इंग्लिश नाम अलग होते हैं और नॉर्मल नाम अलग होते हैं जो मार्केट में चल रहे होते हैं। ये सब कोडिंग होती है। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। किसी चीज़ को तुम ज़्यादा इस तरीके से करने लगो वैसे भी दर्द करने लगेगी, कुछ भी है हाथ में कुछ भी कर लो। जब तुम हंसते हो तो हमारे जो फेफड़े हैं वो पहले पूरी तरीके से सुखड़ते हैं, फिर पूरी तरीके से फैलते हैं, और उसके साथ साथ पेट भी जाता है अंदर को, और फिर पेट भी बाहर को जाता है। ये वो वाली हंसने नहीं है, मुस्कुराना और हंसना अलग है। देखो इधर इसकी विधि है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं, कॉपर का चूर्ण होता है, छीलन होती है कॉपर की, उसके ऊपर जब इसे डालते हैं ना बूंद बूंद करके तो धुआं सा निकलता है ऐसे करके, तो वो जो धुआं निकलता है ना वही सल्फर डाइऑक्साइड होती है। बाकी CuSO4 अलग निकल जाता है और जी H2O अलग निकल जाता है। इसमें 2 सल्फर यूज हुए, 2 से गुणा कर देंगे, कितने हो गए? हाँ जी, क्या चीज़ रह गई? एस कितने हैं? कुछ करूं या सही है ये? देखो परिभाषा ऐसे लें, जब कॉपर की छीलन पर, ठीक है जी, कॉपर की छीलन होती है, कॉपर का हल्का हल्का पृष्ठ उतारा जाता है, छीलन समझते हो। जब कॉपर की छीलन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक है जी, या प्राप्त होती है। बाकी आगे का जो कॉपर सल्फेट वगैरह वो हमें लिखना है नहीं, यही हमारी प्रयोगशाला विधि है इसके बनाने की, ठीक है। इतना लिखेंगे, चित्र वगैरह इसका कुछ है नहीं क्योंकि डायरेक्ट कॉपर की छीलन भी डाल देते हैं इसे, तो चित्र कुछ है नहीं। इसके बाद सीधा भौतिक गुण आ जाते हैं। देखो हिंदी, जब कॉपर की छीलन पर, जब कॉपर की छीलन पर सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। उतार लो अभिक्रिया।
हो गया। भौतिक गुण में लिखेंगे यह निम्नलिखित हैं। यह निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नंबर 1, अरे बोलो मत। नंबर 1 लिखेंगे यह एक दम घोटने वाली गैस है। यह एक दम घोटने वाली गैस है। दम घोटू गैस कहते हैं इसे। यह एक दम घोटने वाली गैस है। दम घुट जाएगा उसका। अगर दम घोट का ही मानना है तो इतना सारा खटरंगा करने की जरूरत क्या है? गले में पैर रख लो वैसे ही, इतना टाइम थोड़ा, गैस से पहले मर जाएगा। अब कहाँ से ढूंढ के लाओगे? सांद रेस्टोरेंट से कहाँ से लाओगे? कॉपर वहाँ बनाओगे, जार में गट्टी करोगे, चुपके से जाके कमरे में छोड़ोगे, देख लिया तो कुटाई होगी अलग। इतना सारा करने की जरूरत क्या है? चलो फिलहाल यहाँ कोई मानने की विधि नहीं बता रहे। नंबर नेक्स्ट, यह जल में अत्यधिक विलय होती है। यह जल में अत्यधिक विलय होती है। यह जल में अत्यधिक विलय होती है। नंबर नेक्स्ट, जल में अत्यधिक विलय होती है। नंबर नेक्स्ट, यह वायु से भारी होती है। वायु से भारी होती है। हाँ बस हैंड डालेंगे रासायनिक गुण। देखो इधर SO2 को 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ना, तो ये SO3 में कन्वर्ट हो जाती है, सल्फर अलग निकल जाता है। यहाँ हम करेंगे 3 से गुणा, यहाँ करेंगे 2 से गुणा, ऑप्शन बराबर हो गए, सल्फर गिरा। तो सल्फर डाइऑक्साइड को 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह अपघटित होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। कोई अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, गर्म करो खुद ही ट्राई में बदल जाएगी। देखो सल्फर डाइऑक्साइड को 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह अपघटित होकर गर्म करने पर यह अपघटित होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। उतारो। हो गया। उसके बाद दूसरा है जल से क्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर यह है H2SO3। देखो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल,
ये होता है सल्फ्यूरिल फ्यूरस। अम्ल में बदल जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जल से करने पर यह सल्फ्यूरस अम्ल में बदल जाती है। सल्फ्यूरस होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक होता, ये सल्फ्यूरस होता है। यह सल्फ्यूरस अम्ल में बदल जाती है। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया धातु से कराने पर यह धातु ऑक्साइड तथा धातु सल्फाइड में बदल जाती है। धातु ऑक्साइड और धातु सल्फाइड दोनों में बदलती है। हाँ, दोनों बराबर बराबर होते हैं। धातु ऑक्साइड तथा धातु सल्फाइड में बदल जाती है। 3 बार बोल दिया मैंने तो। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया धातु से कराने पर यह धातु ऑक्साइड तथा धातु सल्फाइड में बदल जाती हैं। चौथा आता है क्लोरीन से क्रिया। धातु सल्फाइड। क्लोरीन से क्रिया। चश्मा कहाँ तुम्हारा? पहले उसे मोबाइल से फोटो खींचा करो और फिर मोबाइल में देखे करो। कर लेंगे तो पूछा क्यों था? मोबाइल से फोटो खींचने से फिर जूम करके देख सकते हो ना, उसमें अच्छा दिखाई देगा। पिक्सल कोई बात नहीं, पिक्सल नहीं बढ़ते हैं इसमें, ओरिजिनल होने चाहिए। साइड हो जाए।
सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है। सीधी, अरे लिख लो भाई, अरे फेर है क्या यार। सल्फ्यूरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराने पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। हाँ रेल, देखो इधर बैठे भाई, बैठे नहीं जाए। जब सल्फर डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं तो सोडियम बाई सल्फाइड प्राप्त होता है। अगर यहाँ SO4 होता तो सोडियम बाई सल्फेट हो जाता, ठीक है। SO3 है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, एक O ये है, दो ये है, तीन हो जाते हैं, और NaH जो वो सीधा सीधा आ जाता है। -2 ये है, +1 ये है, +1 ये है, तो पूरी पूरी वैलेंसी हो जाती, सोडियम बाई सल्फाइड प्राप्त होता है। बता लें, हाँ कार्बोनेट हो जाता है। ये कोई बात है, तो कितने से कर लो। हो गए, इस बार लेंगे SO2 की संरचना। अरे जो बना रहे हो उसी की संरचना होगी। देखो भाई, उपयोग यह निम्नलिखित है। SO2 का प्रयोग नंबर 1 लिख रहे हैं। उपयोग में SO2 का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। SO2 का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है।
नंबर नेक्स्ट, वस्त्र उद्योग में, नंबर नेक्स्ट, वस्त्र उद्योग में क्लोरीन के निष्कासन में इसका उपयोग होता है। क्लोरीन के निष्कासन, क्लोरीन के निष्कासन में इसका उपयोग होता है। तो बहुत सारे लोगों से लिखा नहीं गया होगा। निष्कासन किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, सल्फर ड्रग्स बनाने में, सल्फर ड्रग्स बनाने में, सल्फर नहीं है, सल्फा है, सल्फर नहीं है। सल्फर ड्रग्स बनाने में इसका उपयोग होता है। अरे मैं लिख भी तो रहा हूँ साथ में। सल्फर ड्रग्स बनाने में इसका उपयोग होता है, पढ़ेंगे। सल्फर से बनने वाली दवाइयाँ होती हैं, उससे बनाई जाती है। नहीं, सल्फर के साथ एमाइड ग्रुप होता है, उसके साथ जुड़ा जाता है। हाँ, नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, विभिन्न रासायनिक यौगिकों के निर्माण में, विभिन्न रासायनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। हेलो, कौन बोल रहे थे? अरमान कौन? एडमिशन है आपके यहाँ? क्या नाम है? साहिल। कौन से कोर्स में है? ओटी में? किसमें है? ओटी में ना, ओटी क्लासेस तो चल रही है, हमने तो ग्रुप में भी डाल लगा है। 10 बजे से 1 बजे तक रोज डीएमएलटी क्लासेस भी चल रही है, ओटी की भी चल रही है और नर्सिंग की भी चल रही है। सुबह 10 बजे से और दोपहर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक पढ़ाई होती है। और रेगुलर ही आ रहे हैं, अभी कोई नहीं आ रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करना था। थोड़ा सा लेट फ़ोन कर रहे हैं ना, अभी क्लास में छूट गई है। थोड़ा रजिस्टर में देखते हैं अभी ये कब से नहीं आ रहे हैं। मुझे तो कल एक बार 10 बजे के बाद फ़ोन कर लेना। मुझे आना चाहिए था, अभी तक आए क्यों नहीं? आवर्त सारणी में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एटी को सेवेंथ ए समूह के तत्व कहते हैं। हाँ,
लो जी, ये हैं तुम्हारे हैलोजन परिवार के तत्व। देखो बेटा, ये जो 2 लाइनें छोड़ी थी तुमने उसमें लिखना है। अब ये हिंदी में तुमने लिख दिया, 2 लाइनें छोड़नी थी। देखो पहले वाले में जो ना 2s2 और 2p5 है। सुन लो एक मिनट अब जरा। दूसरे वाले में 2 की जगह 3 हो गया, बाकी अंतिम कक्षा यही है। अगले वाले में या 4s2 हो जाएगा और 4p5 हो जाएगा। उससे अगले वाले में 5s2 और 5p5 हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 चलता है, मतलब 2 3 4 5। तो हम कहेंगे देखो इन तत्वों की बाहतम कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो NS2 NP5 होता है। याद रखना NS2 NP5 होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 की जगह हमने N ले लिया है। अब कक्षाएं चेंज होती रहेंगी, बाकी रहेगा, दोनों लाइनों में लिखें। हाँ, उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर भौतिक अवस्था। एग्जाम में रखा है हैलोजन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए 3 नंबर में। समझिए, तो मोस्टली जो है ना वो हम हैलोजन तत्वों के गुणों का वर्णन करेंगे, 80 को छोड़ देंगे अब, क्योंकि हैलोजन तत्व भी आपस में समान गुण दर्शाते हैं, बाकी नहीं दर्शाते। वो आता नहीं, यहाँ बड़ी गलत बात, क्योंकि अभी हम ट्रांसफार्मर पर पहुंचे नहीं है। अभी हम नीचे फाउंडेशन बनाए हो गया है, बाकी सबका सब हो गया। मिटा दूं इसे। सभी हैलोजन तत्व गैस अवस्था में पाए जाते हैं। गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव तथा आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। जबकि ब्रोमीन द्रव तथा आयोडीन सभी गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव तथा आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। तीसरा है परमाण्विक अवस्था। देखो अरे इधर देखो, इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, लेकिन ये तत्व हैं और ये रियल लाइफ में ऐसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। रियल लाइफ में तुम्हें ऐसे मिलेंगे जब दुकान पे या कहीं लेने जाओगे तो। कितने परमाणु हो गए? 2 परमाणु। तो परमाणु अवस्था में लिखेंगे सभी हैलोजन तत्व, चाहो तो नाम लिख दो F2, ये Cl2, Br2, सभी हैलोजन तत्व द्विपरमाणविक होते हैं। द्विपरमाणविक 2 वाले, चाहे तो चारों लिख देना। ये द्विपरमाणविक होते हैं। सभी हैलोजन जो हैं तत्व ना, ये अणु है तो लिख दो ऐसे, द्विपरमाणविक अणु होते हैं, ऐसे लिख दो। सभी हैलोजन तत्व जो हैं वो द्विपरमाणविक अणु शब्द लिख देना, द्विपरमाणविक अणु होते हैं।
जी, परमाणु त्रिज्या, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या में आवर्त सारणी में हैलोजन तत्वों की ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन तत्वों की ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। देखो ऐसा ही है, सबसे कम इसकी ऐसे ऐसे, और ये 5 नंबर पे लिख देंगे ऐसा करके। हाँ जी, पांच में हेडिंग डाल के छोड़ देंगे विद्युत ऋणात्मकता। अरे अभी केमिस्ट्री चल रही है भाई।